नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी की आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी शिक्षक परीक्षा की तैयारी से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए और हमने विशेष संदर्भ लिया है हिंदी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि जो भी विद्यार्थी या परीक्षार्थी पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं या फिर कई बार वो परीक्षाएं दे चुके हैं और अभी उनको सफलता नहीं मिली है, तो वो किन रणनीतियों को ध्यान में रखें ताकि वो सफल हो पाए। तो आज के वीडियो लेक्चर को आप एक मार्गदर्शन के तौर पर देख सकते हैं और हम इसमें बेसिक तौर पर रणनीति के बारे में बात करेंगे और साथ में किन विषयों पर या फिर कालखंडों पर आपको फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आमतौर पर जब भी हम तैयारी करने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं कि कैसे पढ़ना है, अगर पढ़ना है, तो उस विषय वस्तु को रटना है या फिर समझना है। इन तीनों क्रियाओं को लेकर परीक्षार्थियों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ परीक्षार्थियों का मानना है कि वो चीज़ों को रट नहीं पाते हैं। कुछ परीक्षार्थियों का मानना है कि बिना रटे हुए हम परीक्षा को क्वालीफाई नहीं कर सकते या फिर उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। कुछ का मानना है कि रटने के साथ-साथ समझना भी ज़रूरी है। तो एक परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर कुछ चिंतन मनन किया हूँ और मुझे लगा कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार परीक्षाओं को दे रहे हैं, परीक्षाओं में सफलता भी हासिल कर रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी हैं, जो कि कुछ-कुछ नंबर से रुक जा रहे हैं। तो आप लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं और शुरुआत में मैं भी इस प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी अभी जगह ही बना रहा था। आप लोगों को न जाने विश्वास हो रहा था कि नहीं हो रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं, 3 साल पुराने, 2 साल पुराने, उनको दोबारा से देख रहे हैं और उसी आत्मीयता के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस आत्मीयता को और गहराई दी जाए, जिससे कि लगे कि नहीं, जिस व्यक्ति को हम पिछले 3-4 साल पहले देखा करते थे, उस व्यक्ति में भी कुछ परिपक्वता आई है और बहुत चीज़ों को हम उनसे जान सकते हैं, उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। तो यही चीज़ हमारे दिमाग में आया, तो पढ़ने को लेकर, रटने को लेकर और समझने को लेकर जो ये प्रोसेस है तैयारियों में, वो किस तरीके से हमें प्रयोग में लाना है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि आप सभी के समझाने के दृष्टिकोण से हमने कुछ यहाँ पर पहले से ही होमवर्क किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ कि बेसिक शुरुआत अगर आपको करना है हिंदी साहित्य से, तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहली चीज़ पढ़ना है, दूसरी चीज़ कौन-कौन सी चीज़ें रटना है और तीसरी चीज़ कि क्या समझना है। अगर हम मोटे तौर पर देखें, तो जिसको हम सफलता कहते हैं, वो सफलता में 3 चीज़ें पहले से ही मौजूद होती हैं। कुछ साधन होते हैं, जो कि आपके सफलता के मार्ग तक पहुँचाते हैं, फिर आपकी साधना होती है और फिर साध्य होता है। अगर साधन की बात करें, तो किताबें हो गईं और हमारे जैसे टीचर्स हो गए। इसके बाद अगर साधना की बात करें, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी साधना के बदौलत जो साधन है, वो प्रयुक्त किया जा सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप में निरंतरता है, टाइम टेबल बनाकर आप पढ़ते हैं, वही है साधना। साधना के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे और साध्य है आपका सिलेबस और एग्ज़ाम। तो ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको सफल बनाती हैं और आप देखेंगे हर परीक्षार्थी के साथ ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सभी परीक्षार्थियों के पास साधन मौजूद हैं, लेकिन सबकी साधना अलग-अलग ढंग की है। साधना ही आपको अलग करती है। जितने भी परीक्षार्थियों का आप इंटरव्यू देखते हैं, जितने भी चयनित लोग हैं, उनकी साधना में ही अंतर होता है। तो यहाँ पर आप लोग जुड़े हुए हैं, तो अपनी-अपनी साधना को आप ज़रूर एक बार महसूस करने की कोशिश कीजिए कि मैं 4 से 5 घंटे पढ़ने वाला हूँ या 1 से 2 घंटे पढ़ने वाला हूँ या फिर 8 से 10 घंटे पढ़ने वाला हूँ। आप जितना साधना करेंगे, उतना ही आप सफलता के नज़दीक जाएँगे। लेकिन अगर केवल साधना करके ही पहुँचा जाए, तो उसके लिए रास्ता क्या हो सकता है? तो हमने यहाँ पर 3 रास्तों को समझाने का प्रयास किया है।
सबसे पहली बात है पढ़ना। पढ़ना एकदम से कंपल्सरी है। कोई कहे कि बिना पढ़े हुए हम एग्जाम में चले जाएं, तो ये ऊपर वाले की ही अगर कहें कि शक्ति है। नहीं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या पढ़ना है? उसमें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जिस परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं, चूंकि मैं हिंदी विषय से जुड़ा हुआ हूं, तो हिंदी विषय से बनने वाले शिक्षकों की ही चर्चा करता हूं। तो जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती में, चाहे वो प्रवक्ता का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, आपको सबसे पहले उस परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस है, उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रखना है। अगर आप चाहें तो उसको आप जिस कमरे में पढ़ते हैं, वहां पर चिपका भी दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी अपने टेबल के ऊपर चिपकाते हैं। तो सिलेबस प्रिंट करके रखना है, मोबाइल में नहीं रखना है, क्योंकि मोबाइल में बार बार आप खोजेंगे, बार बार डिलीट हो जाएगा, फिर दूसरे से रिक्वेस्ट करके मांगेंगे। इससे बढ़िया है कि आप सिलेबस को प्रिंट कर लीजिए। इसके बाद देखिए कि सिलेबस में क्या-क्या लगा हुआ है, फिर पैटर्न को समझिए, फिर उससे जुड़े हुए बुक्स को खोजिए। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, तो 3 तरीके की किताबें हमें पढ़नी पड़ती हैं। साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण और अन्य। अन्य में आप देखेंगे कई परीक्षाओं में जीएस से सवाल आ जाते हैं, कई परीक्षाओं में कुछ संस्कृत से भी सवाल आ जाते हैं। ये आपके पैटर्न और सिलेबस में पहले से ही दिया जाता है कि इस परीक्षा में यहाँ-यहाँ से सवाल पूछे जाएँगे, ठीक है? इसके बाद आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर खरीद कर अपने पास रखिए। अगर क्वेश्चन पेपर कमीशन के हों, यानी जिस आयोग से परीक्षा होने वाली है, वहाँ से मिल जाए ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब कि कोई आपके सीनियर हों या फिर ऑलरेडी वो परीक्षा दे चुके हैं, उनसे माँग सकते हैं, या फिर आप खुद उन परीक्षाओं में बैठे हुए हैं, तो पेपर को सँभाल के रखना है। अगर आप पहली बार बैठने जा रहे हैं, तो पीवाईक्यू करके अलग-अलग किताबों में क्वेश्चन बैंक के रूप में प्रकाशन होता है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसके बाद उन प्रश्नों को आप देखिए। देखने के बाद धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस सेट भी लगाइए और एक कोई न कोई मार्गदर्शक ज़रूर रखिए, जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आए, जिसकी बातें आपको समझ में आए, जो आपको मोटिवेट कर सके, ज़रूर देखिए, ठीक है? तो पढ़ने के क्रम में आपने देखा कि सिलेबस, पैटर्न, बुक्स, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट और एक कोई न कोई गुरु आप ज़रूर रखिए, यानी कि कोई न कोई एक चैनल या फिर जिससे आपको बातचीत करके अच्छा लगता है, कम्फर्ट महसूस करते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी आती है, उसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई जो कि अनिवार्य रूप से आपको करना ही करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे जिसको कि हम रटना कहते हैं। आम तौर पर हम ये सुनते हुए आते हैं कि आजकल रटने वाली, रट्टू तोता वाली पद्धति आ गई है। जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी-सी गलत बात कही जाती है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, जहाँ पर चीज़ों को रटा ना जाता। क्योंकि शुरुआती दौर में हम पढ़ते हैं, फिर चीज़ों को याद करते हैं। अपने माइंड में उसको फिक्स करते हैं, उसको सेव करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं। तो कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो बड़ी-सी बड़ी परीक्षा हो, मैं किसी भी परीक्षा का नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन आप किसी भी परीक्षा को देखेंगे, उसमें एक-एक पॉइंट ज़रूर होता है, याद करना। क्योंकि मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है, वो चीज़ों को याद करके रखता है, फिर क्वेश्चन पेपर देखता है, उसके हिसाब से वो अपना माइंड वहाँ पर लगाता है। अगर कोई कोई कहे कि मैं रटने में विश्वास नहीं करता हूँ, तो शायद वो कहीं न कहीं गलती कर रहा है। रटना एक महत्वपूर्ण क्रिया है आपके लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बिना रटे हुए चीज़ें आप नहीं अपने दिमाग में रख सकते हैं। यानी कि बार-बार उसको आपने तो कबीर इत्यादि को पढ़ा होगा, वहाँ भी नाम स्मरण पर जोर दिया जाता है। तो स्मरण ज़रूरी है। अब रटनी किन चीज़ों को है? जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जिनको कि हम तथ्यात्मक चीज़ें कह सकते हैं। जिसमें अगर हिंदी विषय के दृष्टिकोण से देखें, तो कवियों के जीवन, जन्म स्थान, ठीक है? माता-पिता के नाम, सभी के माता-पिता के नाम नहीं पूछे जाते हैं। जो फेमस कवि हैं, लेखक हैं, उन्हीं के पूछे जाते हैं। इसके बाद रचना, रचना संग्रह, प्रकाशन वर्ष, कौन-सी रचना किस विधा में है और किस कवि या लेखक के संदर्भ में, किस आलोचक के कथन है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको रटना पड़ेगा। मुझे याद आता है कि एक बार मैं जेएनयू में गया हुआ था, तो एक हम लोगों से 4-5 साल जूनियर अ, हमारी जूनियर थी, वो फीस जमा करने वाली लाइन में लगी हुई थी। फिर भी मैंने देखा वहाँ पर एक वन लाइनर किताब लेकर
वो तमाम रचनाओं और रचनाकारों के जीवन क्रम को, रचना प्रकाशन वर्ष को याद कर रही थी। तो मैंने हँसी-हँसी में उससे पूछा कि तुमने अपना डेट ऑफ बर्थ तो याद रखा है ना? क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार कि जब भी परीक्षाएँ आती हैं, तो रटने का जो क्रम है, वो बढ़ जाता है। उसको लोग ज़्यादातर याद करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर याद नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में कैसे आप अपने को मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो रटना जो क्रिया है इसको नेगेटिव में नहीं लेना है। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैं देखता हूँ या फिर जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं कि हम रट्टू तोता बना रहे हैं। रट्टू तोता इसलिए कहा जाता है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए तो आपको रटना ही पड़ेगा। अब रटने के लिए क्या करना है कि लिखना है। लिख-लिख के जब चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर चीज़ों को याद कैसे किया जाए? तो याद करने के लिए थोड़ा-सा आपको कॉपी, कलम उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और सही मायने में कहूँ तो याद करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो लगभग देखा जाए तो मनुष्य में 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक बहुत तगड़ी होती है। आपने सुना होगा व्यवहारिक जीवन में कि अब मुझे चीज़ें याद नहीं होती। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, चीज़ें भूलने लगती हैं और जो कि आपको दबाव में लाती है। तो देखिए रटने का भी एक समय होता है। ये नहीं कि कोई 45 साल का हो गया तो वो रटना शुरू करेगा। उसके सामने अलग तरीके की समस्याएँ हैं। सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक तमाम तरीके की समस्याएँ हैं। तो उसका दिमाग हो सकता है कंसंट्रेट ना हो। लेकिन जब आप युवा होते हैं, ख़ास तौर से मैं कहूँ तो 20 से 25 साल के बीच में तो बहुत ज़्यादा लेवल पे याद करने की क्षमता होती है। जो एक बार आप चीज़ समझ जाते हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। जब वही चीज़ बैठ जाती है, तब आप समझने के प्रोसेस में जाते हैं। ये नहीं कि तुरंत आप कोई चीज़ समझने लगेंगे, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है कि कोई चीज़ पहले पढ़ा जाए, फिर उसको अपने दिमाग में रखा जाए, उसको एक जगह संग्रहित किया जाए, फिर इसको स्मरित किया जाए, फिर इसके बाद समझा जाए। समझने के लिए क्या है कि ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट पर आधारित चीज़ें होती हैं, उसी को समझने में थोड़ा-सा वक़्त लगाना पड़ता है। ख़ास तौर से कोई अगर कथन प्रयुक्त किया गया है किसी आलोचक का, तो कोई आलोचक यूँ ही नहीं कह देता है, बल्कि उसके पीछे ऐतिहासिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि और साहित्यिक दृष्टियाँ काम करती हैं। अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की बात करते हैं, तो किसी न किसी दृष्टि और दृष्टिकोण से लेखन का काम हुआ है। तो कोई भी आलोचक जब किसी भी रचनाकार या रचना का मूल्यांकन करता है, विश्लेषण करता है, तो ये सभी पृष्ठभूमियाँ या फिर दृष्टियाँ उसको विचार देती हैं। इस हिसाब से वो कोई न कोई कथन कह देता है। आप तमाम आलोचकों का कथन अपने दिमाग में रखते हैं, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, ठीक है? तो सबका अपना अलग-अलग विषय क्षेत्र है, वहाँ से ज़्यादातर कथन आते हैं। तो समझने के क्रम में आप जब मूल किताबों को पढ़ते हैं, तो इन कथनों को अच्छे से समझते हैं। उसके पहले ये भी रटने वाले ही क्रम में रहते हैं। कई बार तो हम कथनों को देखते ही पकड़ लेते हैं कि ये फलाना का है, ठीक है? जैसे भक्ति काल के अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई कथन आ गया या फिर कबीर के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ गया, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो हमें वहाँ समझना ही नहीं, बल्कि ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं उसको और तुरंत हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन देखते हैं और लगा देते हैं। तो चीज़ों को हम अपने दिमाग में फिक्स किए हुए हैं। तो फिक्स करने के लिए हमने क्या किया है? साधना किया है। ये अटेंडम में ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र है और कोई मार दिया और आपको याद हो गया। उसके लिए हमने साधना किया। 4 से 5 घंटे तक टेबल और कुर्सी पर बैठा रहा और बैठ के और उसको स्मरित करते रहे। तो कथन समझने का यहाँ पर माँग करता है एक तरीके से देखा जाए और दूसरी जो चीज़ है प्रवृत्तियाँ, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, 4 कालखंडों का है, तो अलग-अलग कालखंडों में कुछ शाखाएँ भी हैं, धाराएँ भी हैं, उनकी ब्रांचेज़ भी हैं, तो उनकी प्रवृत्तियों को लेकर और ख़ास तर से कवियों और लेखकों की भी प्रवृत्तियाँ रही हैं लिखने के लिए, तो उनको भी थोड़ा समझना पड़ता है। और ये प्रवृत्तियाँ किस पे निर्भर करती हैं? यही ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियों के ऊपर। कोई भी रचनाकार इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई किताब उठाएँ, तो सबसे पहले उसको पढ़ने की कोशिश करें। कई बार हमने देखा है कि लोग किताब उठाते हैं, 1 पेज, 2 पेज पढ़ते हैं, फिर उनको लगता है कि इसको पढ़ूँ कि रटूँ।
कंफ्यूज होने लगते हैं। तो पहले एक बार पढ़िए, फिर इसके बाद जो चीजें हैं, जो एकदम से याद करने वाली चीज ही है, बिना याद किए हो ही नहीं सकता है, तो उसको तो याद करना ही पड़ेगा। कोई कितना भी सफल व्यक्ति हो और वो बोले कि मैं रट्टू तोता नहीं था, मैं समझता था, तो शायद वो कहीं न कहीं अपने उस संघर्षशील दिनों को भूल रहा है। हर व्यक्ति चीज़ों को याद करके रखता है, बाद में वो चिंतन-मनन करता है। जब चीज़ें आपके दिमाग में भर जाएँगी, इसके बाद आप उस पे चिंतन-मनन करेंगे। जब दिमाग ही एकदम से खाली रहेगा, तो आप चिंतन-मनन कहाँ से करेंगे? ठीक है? तो इस चीज़ को आप धीरे-धीरे समझ गए होंगे और तीनों चीज़ों को आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि कौन-सा ऐसा टॉपिक है हिंदी साहित्य में, जिस पर कि आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है? तो आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य तो बहुत लंबा-चौड़ा है। पद्य और गद्य, व्याकरण अब तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? और नई रचनाएँ हैं, तो उसको सिलेबस को थोड़ा बहुत नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा कहेंगे। फिर भी आप कम से कम अगर देखेंगे कि 100 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से 80% सवाल फैक्चुअल होते हैं, वन लाइनर टाइप के ही होते हैं। अगर मैं प्रवक्ताओं की बात करें या फिर यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी बात करूँ। हाँ, यूजीसी नेट में थोड़ा-सा चेंज किया गया है, थोड़ी-सी गहराई इसमें आई है, लेकिन उसमें भी उतार-चढ़ाव हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर वन लाइनर आ गया था, तो बदलता रहता है। इसी को कहा जाता है कि झटका देना यानी कि बीच-बीच में कुछ चमत्कार कर देना। तो मैं तो बार-बार आप सभी से कहता रहा हूँ कि दोनों को मिलाकर चलिए आप, वन लाइनर को भी अच्छे से पढ़िए और अंदर से भी जाकर गहराई से भी पढ़कर जाइए। क्योंकि भाई परीक्षा किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। परीक्षा ही तो लेना है, परीक्षा लेना बहुत आसान होता है। तो फ़ोकस किन-किन टॉपिक्स पे करना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। आप कुछ पढ़िए, ना पढ़िए, लेकिन भक्ति काल ज़रूर पढ़कर जाइए। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़कर जाइए और भक्ति काल से संबंधित जो भी अन्य चीज़ें उसको पढ़कर जाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। लाइन बाय लाइन कंप्लीट कराया है और उसका जो प्लेलिस्ट है, मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी डाला हुआ है और इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नए विद्यार्थी आते हैं उनको लगता है कि यहाँ पर प्लेलिस्ट इत्यादि नहीं बना होगा, लेकिन जब मैं इतना व्यवस्थित ढंग से आपको बता रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट इत्यादि भी मैं पहले बना लेता हूँ, इसके बाद कोई सीरीज़ शुरू करता हूँ। तो भक्ति काल को आपको एकदम से क्लियर करके जाना है। भक्ति काल फैक्चुअल तरीके से, भक्ति काल कॉन्सेप्ट के तरीके से, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं और इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद हम आधुनिक काल में आएँ, तो छायावाद, कोई काल पढ़िए ना पढ़िए, छायावाद ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि जो स्थिति भक्ति काल की है, वही आधुनिक काल में आकर छायावाद की। क्योंकि यहाँ पर भी विविधता है, अलग-अलग ढंग के आपको कवि और रचनाकार मिलेंगे। चाहे वो पद्य की बात करें, चाहे गद्य की बात करें, ठीक? पद्य में हम छायावाद करते हैं और गद्य में इसी को हम स्वच्छंदतावाद भी कह देते हैं या फिर आप बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे, तो उन्होंने इसको और अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद आपको ध्यान रखना चाहिए नई कविता। नई कविता में हमने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को जोड़ दिया है और खास तौर से जो सप्तक हैं, चारों सप्तक, उनको एकदम से आपको क्लियर करके जाना है। यहाँ से परीक्षाओं में खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो पद्य और गद्य, क्योंकि छायावाद से आप देखेंगे इसके पहले अगर मैं कहूँ कि द्विवेदी युग से या फिर आधुनिक काल से कि गद्य और पद्य समानांतर रूप से दोनों चलते हैं। वैसे तो आप आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक केवल पद्य पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल में आते हैं, तो आपको दोहरी मेहनत करनी पड़ती है। आपको पद्य और गद्य दोनों को समान रूप से पढ़ना पड़ता है और इतना विशाल सिलेबस हो जाता है कि किसी भी अ, क्वेश्चन पेपर बनाने वाले एजेंसी को 100 प्रश्न ढूँढना बहुत ही ईज़ी होता है, कहीं से भी पूछ देगा। इसीलिए आप कई बार आप देखते हैं कि कट ऑफ हाई चली जाती है, कई बार कट ऑफ लो चली जाती है। तो पूछने के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ तक तो हमने साहित्य की बात कर ली। लेकिन आप देखेंगे हिंदी व्याकरण से भी रिलेटेड सवाल रहते ही रहते हैं, ठीक? खास तौर से परिभाषा और उदाहरण से रिलेटेड। तो रस, छंद और अलंकार, इन तीनों को तो एकदम से आपको क्लियर करके रखना है और बीच-बीच में हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ठीक है? समृद्ध, विपरीत, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर उच्चारण स्थान के आधार पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हिंदी शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी
राज्य में हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये आपके लिए मार्गदर्शन आधार के रूप में काम कर सकता है, आपके बेस के रूप में काम कर सकता है। आपको बिल्कुल इधर-उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस हिसाब से मैंने बताया है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है और निश्चित तौर पर आपकी जो साधना है, वो आपको सफल करेगी और आपको लगेगा कि नहीं इसी तरीके से ही हमें पढ़ना चाहिए। और जिस चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं, अनुराज हिंदी अकेडमी, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य तो आप लोगों को गाइड करना ही है। साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। या फिर बताए जाते हैं। आपको तथ्यात्मक जानकारी भी दी जाती है और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया जाता है। तो ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और आपके सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि हमारे प्रचार-प्रसार का कोई माध्यम नहीं है। अगर माध्यम है भी, तो आप सभी हैं। आप सभी इस चैनल को जितना प्रचारित-प्रसारित करेंगे, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और फिर मैं सकारात्मक तरीके से आप सभी से चर्चा करता रहूँगा। बाकी जिन भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हुए इस चैनल के किसी भी थंबनेल इत्यादि का बहुत उसमें आप मत देखिए कि ये थंबनेल इस पर है तो मेरे काम का नहीं है। मैं इस हिसाब से आप सभी को पढ़ाता हूँ कि किसी भी परीक्षा में आप जाएँगे, ए टू जेड किसी भी परीक्षा में हिंदी विषय से, तो आपके काम में आएगा ही आएगा। हाँ, मजबूरी है कि कुछ विशेष परीक्षाओं का थंबनेल इत्यादि देना पड़ता है, जिससे कि लोग थोड़ा जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप एक टाइम टेबल निर्धारित करते हुए इस चैनल के जितने भी वीडियोज़ लेक्चर हैं, नए, पुराने, सबको अच्छे से पढ़िए। निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा और लाभ ही नहीं मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके चेहरे की चमक भी बढ़ेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातें मन में बहुत हैं, लेकिन चूँकि हमें रोज़ ही मिलना है, तो नए तरीके से फिर हम कोई और बात बताएँगे। उम्मीद है कि हमारी बातें आप सभी को अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।